मेंटली डिसऑर्डर्ड ऑफेंडर्स किस तरह के होते हैं, कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफेंस को लीड करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनके बारे में क्या कहता है और इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। ये सब जानने के लिए हम देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स का क्या फ्री विल या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई इफेक्ट होता है, क्राइम, मेंटल डिसऑर्डर और मीडिया का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर और क्राइम का आपस में कोई लिंक है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कौन से मेंटल इलनेसेस हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम कंडक्ट करते हैं, कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से क्राइम कंडक्ट किया जाता है और कौन सी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं जो क्राइम को लीड करती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो कौन से मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स हैं जिनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रीट किया जाता है और वो कौन से ऑफेंडर्स हैं जो फिट होते हैं टू प्लीड और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स एक की टॉपिक है। ये एक ऐसी फ्रेज है जिसमें हम मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स को एक लीगल टर्म की तरह डिस्क्राइब करेंगे कि वो इंडिविजुअल्स जो ऑफेंड भी कंडक्ट करते हैं उसके साथ साथ उनको डायग्नोज होता है कि उनको कोई सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। सो दिस काइंड ऑफ ऑफेंडर्स आर कॉल्ड मेंटली डिसऑर्डर्ड ऑफेंडर्स। अगर इन इंडिविजुअल्स को डायग्नोज किया जाए तो इनमें एक या एक से ज़्यादा कैटेगरीज हमें मिलती हैं जिनमें हम इनको डायग्नोज करते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं। फर्स्ट वन इज़ मेंटल इलनेस, कोई मेंटल इलनेस है इन्हें, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या नंबर 3 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पे इनको डायग्नोज किया जाता है। अगर हम इनके कैटेगरीज की बात करें मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स की, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जैसे बताया, मेंटल इलनेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मेंटल इलनेस में ज़्यादातर जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है शिज़ोफ्रेनिया। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस डिसऑर्डर्स सच एज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा साइकोपाथ्स भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ही आते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कोई सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता है इंटेलिजेंस का या फिर सोशल फंक्शनिंग का। तो ये 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे ऑफेंस सिस्टम में आते हैं। मेंटल इलनेस और वायलेंस में लिंक को डिटरमाइन करना इतना मुश्किल क्यों है? तो इसके जवाब की तरफ बढ़ने से पहले Hi dear guys, welcome back to my channel Eastern Psychologist and Assalamu alaikum to everyone who is watching the video right now. अब हमारे पास टॉपिक है फ्री विल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेंटल डिसऑर्डर ऑफेंडर्स कोई भी एक्ट करते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं या जो भी उन्होंने एक्ट किया क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहां पर इंडिविजुअल की एबिलिटी इनहिबिट हो जाती है, वो गलत और सही में फ़र्क को नहीं समझ पाता। तो इस इनहिबिशन की वजह से वो जो भी एक्ट करेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल जानबूझकर किसी भी क्रिमिनल एक्ट में इंगेज होता है तो लॉ की आइज में उसको पनिश किया जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल कोई भी क्रिमिनल एक्ट करता है उसमें उसके बायोलॉजिकल या सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उस इंडिविजुअल को ट्रीट करना चाहिए बजाय इसके कि उसको सज़ा दी जाए। मुख्तलिफ स्टडीज से ये कंफर्म होता है कि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज को अक्सर अंडर डायग्नोज किया जाता है प्रिजन सिस्टम में। 90% प्रिजनर्स में ऐसे पर्सन इन्वॉल्व हैं जिनको लेस सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और इसके अलावा ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं दोनों जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में भी मिल जाते हैं। अब बाकी की 10% पॉपुलेशन जिनमें सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको अंडर डायग्नोज किया जाता है। कैसे किया जाता है चलें देखते हैं। अब क्राइम, मेंटल डिसऑर्डर और मीडिया का आपस में क्या लिंक है? तो हम किस तरह से मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स को और पीपल जिनको जो मेंटली इल होते हैं इन जनरल उनको किस तरह से हम परसीव करते हैं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। मीडिया स्टीरियोटाइप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रमोट कर देता है। कुछ इस तरह के अगर किसी पर्सन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और इसमें कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है और उसको फिर हमारी जनरल पॉपुलेशन जनरलाइज कर लेती है और सबको फिर उसी तरह से देखती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक अनयूजुअल वायलेंट केस को जनरलाइज कर दें और जो भी इंडिविजुअल फिर किसी भी डिसऑर्डर लाइक शिज़ोफ्रेनिया के साथ डायग्नोज होता है तो हम कहेंगे कि ये बंदा वायलेंट है और ये क्राइम कंडक्ट करेगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। Approximately 68% of crimes reported by the media where the culprit has a mental disorder are focused around the serious murders and sexual crimes. तो 68% ऐसे क्राइम रिपोर्ट करता है मीडिया जहां पर अगर कोई सीरियस क्राइम कंडक्ट हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है या सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो उसकी वजह मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो कि मीडिया हमें बताता है। अक्सर ये होता है कि हमारा मीडिया इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बना के उसको ओवर प्रेजेंट कर देता है, और उसमें दो टर्म जो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होती हैं वो है डेंजर टू अदर्स एंड क्रिमिनलिटी। सो डियर गाइस, अगर कहीं पे भी डेंजर टू अदर्स एंड क्रिमिनलिटी का वर्ड आ जाए तो समझ जाएं कि उस बंदे को मेंटल डिसऑर्डर है। ये मीडिया हमें सिखाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लंदन का न्यूज़पेपर है द लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड। उसमें 2010 में एक स्टोरी प्रिंट होती है हेडलाइन के साथ कि एक वायलेंट शिज़ोफ्रेनिक जेल से आज़ाद हुआ और उसने आज़ाद होते ही एक पार्टी में अपने यंग फादर को कत्ल कर दिया। सो अब हुआ क्या इस स्टेटमेंट से? ये स्टेटमेंट कि एक शिज़ोफ्रेनिक बंदा था, तो इस वर्ड के अराउंड लोगों में फेयर क्रिएट हो गया कि, और लोगों में ये यकीन और ये बिलीव हो गया, बन गया उनका कि शिज़ोफ्रेनिक्स हमेशा इस तरह से ही बिहेव करते हैं। न्यूज़पेपर के अलावा अगर हम रिसेंट मूवीज़ देखें जैसे कि शटर आइसलैंड जो 2010 में रिलीज़ हुई, और क्लासिक फिल्म जैसे कि साइलेंस ऑफ द लैम्स 1991 में रिलीज़ हुई, एंड वन फ्लू ओवर द चिकूज़ नेस्ट जो 1975 में रिलीज़ हुई, ये भी यही सजेस्ट करती हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स रिलेट करते हैं वायलेंट एक्ट के साथ। सो इस तरह की मूवीज़ और एग्जाम्पल्स और हेडलाइन से ये समझना काफ़ी आसान हो गया है कि किस तरह से इन हेडलाइंस के थ्रू लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाता है अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर पर्सन्स। अगर हम एक्चुअल में क्राइम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो उससे हमें ये पता लगता है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनको शिज़ोफ्रेनिया है वो बहुत कम, बहुत रेयर अटैक करते हैं या रैंडम अटैक करते हैं अपॉन द स्ट्रेंजर्स पर वो अटैक करें, ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर उनकी ज़ात से ख़तरा उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स को होता है, उनकी अपनी केयर टेकर्स को होता है। अब मेंटल डिसऑर्डर्स और क्राइम में आकर लिंक क्या है? So not every individual diagnosed with mental disorder engage in violent and criminality. ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा जिसको डायग्नोज हो जाए कि मेंटल डिसऑर्डर है वो वायलेंट या क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज होगा। इसके अलावा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल जो वायलेंट क्राइम्स में इंगेज है या क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज है उसको भी मेंटल डिसऑर्डर होगा। So there are a number of individuals who experience mental disorder issues and did not report violent or illegal behaviors. Although there may be an increased incidence of violent behaviors associated with some forms of mental disorders, not all people with mental disorders behave violently. कुछ केसेस हैं जो mental disorders की वजह से violent behave करते हैं, लेकिन तमाम people जिनको mental disorder diagnose होता है वो violently behave नहीं करते। मोर रिसेंट स्टडीज से हमें ये पता लगता है कि 20 में से एक बंदा वायलेंट ऑफेंडर ऐसा होता है जो क्राइम कंडक्ट करता है और उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है। अब सारे मेंटल डिसऑर्डर्ड पर्सन्स क्राइम कंडक्ट नहीं करते, या जो भी लोग क्राइम कंडक्ट करते हैं उनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, तो फिर भी ऐसे कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से क्राइम कंडक्ट होता है? तो सबसे पहले तो हम डायग्नोज करते हैं पर्सन्स को DSM-5 में के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर वो पर्सन डायग्नोज हो जाते हैं तो उसमें भी डिफरेंट किस्म की सिवियरिटीज़ हमें मिलती हैं, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया की भी बहुत सारी स्पेयर फॉर्म्स हमें मिल जाती हैं। उनमें से एक फॉर्म है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो ज़्यादातर डायग्नोज की जाती है साइकोटिक बेस्ड मेंटल इलनेसेस में, जिससे हमारी पॉपुलेशन के 1% पीपल इफेक्ट होते हैं। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया आप सबको पता होगा कि किसी शक होता है कि वो फलां बंदा मुझे कुछ कर देगा या मुझे मार देगा, मुझे उससे खतरा है, तो वो जाके उस बंदे पे अटैक करते हैं खुद को सिक्योर करने के लिए। अब की सिम्टम्स क्या होती हैं शिज़ोफ्रेनिया की? जरा की सिम्टम्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स में ज़्यादातर हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और हमारे थॉट्स में चेंज आता है, जैसे कि स्ट्रेंज थिंकिंग एंड कंफ्यूज्ड थॉट्स, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स।
नेगेटिव सिम्टम्स में हम ज़्यादातर विड्रॉल प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारा सोशल विड्रॉल, सोसाइटी से कट ऑफ हो गया, एपैथी लेवल, और हमारी इमोशनलेस, कोई इमोशंस फील नहीं होते। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम में डिफरेंस को आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स में आपका बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, जबकि नेगेटिव सिम्टम में आपका बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों मेजर डिफरेंसेस को जहन में रख के आप इनकी की सिम्टम्स को याद रख सकते हैं कि नॉर्मल आपकी जो भी थॉट्स हैं या आपके बिहेवियर्स हैं उनमें अगर इंक्रीज हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड हो जाए तो पॉजिटिव सिम्टम्स, और अगर आपके कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव बिहेवियर्स और थॉट्स भी आपके नॉर्मल रूटीन से रिमूव हो जाएं, देन दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव सिम्टम। DSM-5 के अकॉर्डिंग वायलेंस एक एसोसिएटेड फीचर है। ये हमारी शिज़ोफ्रेनी का कंपल्सरी फीचर नहीं है, ये कंपल्सरी डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है कि अगर किसी बंदे को शिज़ोफ्रेनिया है तो वो वायलेंट एक्ट भी करेगा। अगर कोई बंदा डायग्नोस होता है शिज़ोफ्रेनिया के साथ तो वेरी मच पॉसिबल कि उसकी नेचर के अंदर वायलेंट बिहेव हो, और ये भी पॉसिबल है कि उसकी नेचर में वायलेंट बिहेवियर ना हो, क्योंकि ये एक एसोसिएटेड फीचर है, ये कंपल्सरी फीचर नहीं है टू बी डायग्नोज्ड एज अ शिज़ोफ्रेनिक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 2007 में सैमसन साइट्स करते हैं और वो डिस्क्राइब करते हैं दो पॉसिबल पाथवेज जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिक वायलेंट एक्ट कर सकता है। एक पॉसिबल पाथवे ये है कि हो सकता है उसके बचपन में कोई एंटी सोशल या कंडक्ट डिसऑर्डर की कोई हिस्ट्री मौजूद हो, उसमें साइकोटिक सिम्टम्स मौजूद हों या ना हों, लेकिन वो ये दोनों बिहेवियर्स, एंटी सोशल और कंडक्ट डिसऑर्डर, ये दोनों लिंक कर सकते हैं वायलेंट बिहेवियर के साथ। सेकेंड पाथ पे ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ साइकोटिक सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया की ऐसी मौजूद हैं जो लीड करती हैं इंडिविजुअल को किसी भी वायलेंट एक्ट की तरफ। इसके साथ साथ है ना, ये हमें ये भी बताता है, ये भी रिकग्नाइज करता है कि बहुत सारे शिज़ोफ्रेनिक जिनमें वायलेंट एक्ट देखा गया है वो उनकी एसोसिएशन थी किसी अल्कोहल के साथ या ड्रग अब्यूज़ के साथ, वो अनएम्प्लॉयड थे या किसी ऐसी फैमिली के साथ रह रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। इसके अलावा उसका कोई रिसेंट अरेस्ट हुआ हो या फिर उसकी पुलिस के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट की वजह से मीन्स ये सारे पाथवेज हो सकते हैं, पॉसिबल क्लूज हो सकते हैं जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिक वायलेंट एक्ट करते हैं। मेंटल इलनेस के बाद कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम कंडक्ट करते हैं? अगर हम ऑफेंडर्स को देखें और उन ऑफेंडर्स को हम कैटेगराइज करें तो उनको ज़्यादातर मेंटली डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है उनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बेस पर एज कम्पेयर टू मेंटल इलनेस। इसकी बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल जैसे हम सबको पता है कि वो लोग जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्राइम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत बचपन में या फिर अर्ली एडोलसेंस में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कॉन्टीन्यूअली डेवलप होते रहते हैं थ्रू आउट द एडल्टहुड, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं और डीपली हमारे अंदर इनग्रेन हो जाते हैं। इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एक हमारे पास पर्सनालिटी टाइप आती है साइकोपैथी। ये ज़्यादातर एसोसिएट करती है क्रिमिनल और एंटी सोशल बिहेवियर्स के साथ, और इस तरह के इंडिविजुअल्स को ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है कि ये साइकोपैथ हैं क्योंकि इनको पहले एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इंडिविजुअल जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो वो साइकोपैथ्स भी हों। मतलब साइकोपाथ होने के लिए एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना ज़रूरी है, लेकिन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के साइकोपैथ्स भी बनेंगे या वो साइकोपैथ्स हैं। साइकोपाथ्स को हम फर्दर लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होती हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इम्पेयर हो जाता है, हमारी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने की एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है। इस इंटरेक्शन की अच्छी एबिलिटी को हम एडॉप्टिव फंक्शनिंग कहते हैं जो इम्पेयर हो जाती है। अगर हमारे इंटेलिजेंस लेवल लो है तो इस तरह के लोग ज़्यादातर लिंक करते हैं डेलिक्वेंसी के साथ या फिर एडल्ट क्रिमिनलिटी के साथ, और इनमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो मिलती है वो होती है आर्सन की या सेक्सुअल ऑफेंडिंग की। मतलब लो इंटेलिजेंस लेवल के लोग ज़्यादातर आर्सनिस्ट होते हैं या सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं।
अगर इन ऑफेंडर्स की ट्रीटमेंट की जाए जिनका डेवलपमेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ काफ़ी लो होती हैं, इम्पेयर्ड होती हैं, तो ये ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे पर्सन जिनको इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं और वो कहीं पे आग लगाते हैं, मतलब वो आर्सेनिस्ट पे हैं, तो अगर हम उनकी सोशल स्किल्स इंटरवेंशन ट्रेनिंग करें, सोशल स्किल्स इंटरवेंशन उनके लिए यूज़ करें, तो इस तरह के पार्टिसिपेंट्स अगर 12 महीने तक फॉलो अप करते रहें तो उनमें से कोई भी दोबारा रीओफेंड नहीं करेगा। तो एक फ़ायदा ये है कि सोशल स्किल्स इंटरवेंशन से बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं और रीओफेंडिंग नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इनको कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी अप्रोचेस में भी इंगेज करते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से इंगेज हो जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में हमारे पास एक टाइप आती है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। सारे टाइप के लर्निंग या डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं वो क्राइम कंडक्ट नहीं करते, उनमें से एक हमारे पास टाइप है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इस तरह की पॉपुलेशन अगर सामने आ जाती है तो इन बेचारों के साथ क्या होता है, तो इन लोगों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ओवर प्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग पुलिस के कांटेक्ट में 7 टाइम्स ज़्यादा आते हैं, 7 गुना ज़्यादा पुलिस के कांटेक्ट में आते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ऐसा क्यों? दिस कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ हाई फंक्शनिंग ASD सफरर्स। ASD सफरर्स की हाई फंक्शनिंग की वजह से ये लोग पुलिस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल तो कुछ रीजनेबल होता है, लेकिन इनको कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। मतलब इजीली ना तो कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब इस तरह के ASDs पुलिस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते और वो अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पाते और उस सिचुएशन को लेके थोड़े से बहुत खौफ ज़्यादा भी होते हैं। तो इस तरह की सिम्टम्स के साथ जब इनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेके जाया जाता है तो ये खुद को ऑफेंड भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा पुलिस के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इनको ज़्यादा सज़ा सुना दी जाती है, हालांकि इन्होंने कुछ नहीं किया होता। So ASD sufferers are no more likely to commit crime than those in the general population. जैसा बताया कि ASDs ज़्यादातर कमिट नहीं करते हैं क्राइम, लेकिन फिर भी ये बेचारे पकड़े जाते हैं काम में। ASD sufferers who may not be able to fully understand the consequences of their actions, ऐसे ASDs जो उन्होंने जो भी काम किया है या कोई भी एक्ट किया है वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, दे हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स एंड लो विक्टिम एम्पैथी। उनके किसी भी एक्ट से किसी विक्टिम को कोई नुकसान पहुंचा है और उसकी फीलिंग को वो नहीं समझ पाते या दूसरे पर्सन की क्या स्पेस है उसके बारे में उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती। तो इन सारी वजूहात की बिना पर उनको नहीं पता लगता कि उन्होंने जो भी एक्ट किया उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। However, if criminal justice professionals do not understand the characteristics of ASDs and due to the lack of knowledge about ASDs, these factors may be overlooked. तो ये जो signs and symptoms हैं ASDs की, ये overlook हो जाती हैं। अब overlook होती हैं तो फिर क्या होता है? So because ASDs cannot negotiate their way through the criminal justice system appropriately, they may be more likely to be sentenced. क्योंकि वो खुद को निगोशिएट नहीं कर पाते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इनको सज़ा सुना दी जाती है और कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, क्योंकि इनके ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हो जाते हैं। सो दैट इज़ द ASDs. नाउ यू कैन टेस्ट योर नॉलेज थ्रू दीज क्वेश्चंस. Why might individuals with schizophrenia be more likely to engage in violent behaviors than the general population? Number 2. Why might individuals with ASDs appear overrepresented with the criminal justice system? So, if you have listened the above topic carefully, then you can answer these questions very well. अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर एज अ विक्टिम या कल्प्रिट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाता है तो हम किस तरह से क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे उनके एक्सपीरियंस को? सो मस्ट थिंक अबाउट दैट. Mentally disordered offenders in criminal justice system.
मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरह से देखा जाता है, तो चलिए देखते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखता है दैट द मेंटल डिसऑर्डर पर्सन्स आर फिट टू प्लीड और नॉट। प्लीड के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें फिट होना ज़रूरी है, उसके क्राइटेरिया में फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर पर्सन खुद को डिफेंड नहीं कर पाते और वो जो भी एक्ट करते हैं उसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हाई कोर्ट ने कुछ रूल बनाए जिसके 3 पार्ट्स हैं कि ऐसे पर्सन जो सेम हैं और अपने सारे क्रिमिनल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं तो वो फिट नहीं होते कि वो प्लीड के लिए अप्लाई कर सके। Second, the defendant must have been suffering under a defect of reason or from disease of the mind to be found not guilty, then they may plead. अगर किसी भी तरह की कोई मेंटल डिजीज उनमें मिलती है तो इस तरह के लोग गिल्टी नहीं होंगे और वो प्लीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंडेंट्स को नहीं पता कि उसने जो भी एक्ट किया है उसकी नेचर क्या है, उस एक्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है और जो उसने किया वो ठीक है या नहीं है, और वो नहीं जानता कि उसने क्या कर दिया। तो इस तरह के लोग प्लीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि वो नहीं जानते कि गलत और सही क्या था और इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने वाले थे, तो वो भी फिट होते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्लीड। Then what is the treatment of mentally disordered offenders? Mentally disordered offenders की treatment क्या होती है justice system में? तो Mental Health Act 1983 में ये स्पेसिफाइड किया गया रूल और कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए उन पेशेंट्स की प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए जिनको मेंटली डिसऑर्डर था कोई या फिर कोई मेंटल इलनेस थी। This provides legal definition of disorders and criteria for compulsory hospital admission. Hospital में admission के लिए कुछ legal definitions थी, criteria था और कुछ disorders थे जिसको complete करना compulsory है ताकि वो किसी भी hospital में उनको admit किया जा सके। किसी भी hospital में नहीं, forensic के कुछ अपने secure units होते हैं जहाँ पे इनको admit किया जाता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर के साथ असेस होता है और वो ऑफेंडर भी है तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है फोरेंसिक सिक्योर यूनिट्स में। In 2007, a new mental health act was published that included more on the protection of the public. तो इस तरह के केयर यूनिट्स जो कि डेंजरस और वायलेंट इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट जाते हैं वो ज़्यादातर 30s के नियर अबाउट मेल्स होते हैं, शिज़ोफ्रेनिक होते हैं और उनमें हिस्ट्री पाई जाती है एंटी सोशल बिहेवियर्स की या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ की। इन पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है और ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ टीम्स के थ्रू। एक मुख्तलिफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें आ जाते हैं साइकेट्रिस्ट, नर्सिंग, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सिक्योरिटी स्टाफ। ये सारी टीम मिल के इन पेशेंट्स को मैनेज करती है और ट्रीट करती है। तो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि ऐसे लोग जिनको सिक्योरिटी यूनिट्स में ट्रीट किया जाता है उनके रीऑफेंडिंग रेट्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रिजनर्स जो प्रिजन में ट्रीट किए जाते हैं। केयर यूनिट्स का एक बहुत अच्छा फ़ायदा कि वहाँ पर रीऑफेंडिंग रेट्स बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रिजन। यंग पीपल या एडल्ट को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है सिक्योर यूनिट्स में उनका फोकस होता है कंडक्ट डिसऑर्डर्स पर, ADHD पर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स पर। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स भी आते हैं और इसके अलावा लर्निंग डिफ़िकल्टीज और साइकोसिस या साइकोपैथिक पर्सनालिटी एंड सब्सटेंस मिसयूज। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनको सिक्योर यूनिट्स में ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स भी हैं जो उनकी ट्रीटमेंट का फोकस होते हैं, जैसे कि जुवेनाइल होमिसाइड, सेक्सुअली अब्यूजिव बिहेवियर और फायर सेटिंग। Now here are the questions through which you can test your knowledge. Number 1, number 2, number 3 and number 4. नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिटिकली कंसीडर व्हाई मेंटली डिसऑर्डर ऑफेंडर्स रिलीज्ड फ्रॉम फोरेंसिक सिक्योर यूनिट्स मे बी लेस लाइकली टू रीऑफेंड देन ऑफेंडर्स रिलीज्ड फ्रॉम द जनरल प्रिजन स्टेट। सो ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है।
आपको किस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्कस करना है, क्या इवेलुएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। नंबर 1, योर आंसर शुड बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट आउटलाइंस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रेडिक्ट रीऑफेंडिंग बिहेवियर। देन you may like to explain the importance of risk assessment procedures. Number 3, you will also need to state how you will approach and answer the question. Number 4, it is very important that you remember to compare and contrast the treatment and reoffending behavior of offenders who were held in secure units and those who were held in prison. The main section of your essay will then discuss that compare, contrast and evaluate the treatment of mentally ill offenders and non-mentally ill offenders within the justice system. So इन सारे पॉइंट्स को कि किस तरह हम इनको कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, किस तरह की ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरह से इनको CBT इन पे अप्लाई की जाती है, रिलैप्स प्रिवेंशन किस तरह से होती है, इनको हम बहुत पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ से पॉइंट्स निकाल के इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को स्टैंड आउट करने में। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। You will also need to explicitly discuss how this may influence their reoffending behavior. You should also identify any additional factors that may contribute towards the likeliness of reoffending. For example, an offender with a psychological disorder may only offend while experiencing an episode, or the offending behavior may be completely unrelated to their condition. It is very important to remember to support all of your claims with evidence and you should evaluate this extensively. आप जो भी एविडेंस दे रहे हैं, जो भी क्लेम कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल लाजमी देंगे। This should lead into a clear and evidence-based conclusion. अब evidence-based आप conclusion भी देंगे that explicitly identifies whether offenders who are held in secure units pose less risk upon release than those who were held in prison. So यहाँ पर भी हम conclusion-based evidence दे रहे हैं और conclude कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनमें रिस्क कम है जो सिक्योर यूनिट्स में जिनकी ट्रीटमेंट की जाती है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको प्रिजन में हम ट्रीटमेंट देते हैं। मेक योर आंसर स्टैंड आउट। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग आंसर विल डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस ऑफ द complexities surrounding risk assessment and predicting human behavior. They will recognize that some of the factors associated with where the individual is secured will influence the chance of reoffending. This may include the availability of treatment programs. However, they will also identify that some of the factors predicting risk assessment cannot be corrected in any environment. तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, तरतीब से लिखेंगे ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट हो और आप अच्छे मार्क्स ले सकें अपने आंसर्स में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके पास कोई सजेशन है या क्वेश्चन है देन राइट दैट डाउन इन द कमेंट्स एंड मस्ट सब्सक्राइब द ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। और अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।